हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने उस दिन 39 क्वेश्चन नंबर तक अटेम्प्ट किया था चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 बायोलॉजी में से। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो उसके लिए भी सफिशिएंट है, या फिर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो टीचिंग का जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी लेवल पर बायोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पर भी ये सफिशिएंट है। तो इसे बहुत ध्यान से करें वो बच्चे भी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग के, या फिर वो बच्चे जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो। क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि नीट के डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन नीट 2022 का आया हुआ क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो इसी तरीके से हम लोग नीट के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इसी सीरीज़ के अंदर और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक तो डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है टैक्सॉन टिग्रिस रिप्रेजेंट्स। तो बच्चों टैक्सॉन टिग्रिस किसको रिप्रेजेंट करता है? टिग्रिस आपको याद होगा, पैंथेरा टिग्रिस पढ़ा था। और टिग्रिस जो बाद में आता था नाम के अंदर वो क्या होता था? स्पीशीज़। तो ये क्या होने वाला है? स्पीशीज़। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। होपफुली इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर देखिए। अमंग्स ऑल द किंगडम्स द ओनली टैक्सॉन दैट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट इज। देखो बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट मतलब यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो बायोलॉजिकली रिलेटेड दिख रहे हैं आपको, है ना। आप लोगों को याद है कि स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूँ तो स्पीशीज़ के अंदर मैंने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि इनके अंदर एक चीज़ खासियत होती है क्या, वो खासियत हमने ये पढ़ा था कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आपस में, यानी कि ये आपस में क्या कर सकते हैं? इंटर ब्रीडिंग कर सकते हैं। और उस इंटर ब्रीडिंग से जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होता है वो कैसा होता है? फर्टाइल होता है। ये इनकी एक स्पेशलिटी है। तो बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट यानी बायोलॉजिकली आप इनको एकजुट कर सकते हैं, ये कौन सा होगा? ये होगा स्पीशीज़। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, स्टडी द फॉलोइंग टेबल विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, अगर आपने वो चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ी है जो कि मैंने आपको बताई थी, तो आप लोगों को इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, वो जो मैंने एनसीईआरटी में आपको टेबल मार्क करवाई थी बाकायदा, उसी टेबल के अंदर से ये क्वेश्चन है और कहीं बाहर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैन होमोसेपियंस होता है, ठीक है, और जीनस क्या है? होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्रीमाटा, क्लास क्या है? मेमेलिया, फाइलम क्या था याद है आपको? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा देखो, कॉर्डेटा दो ही ऑप्शंस के अंदर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो बी और डी ऑप्शन नंबर को तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे काट सकता हूँ। ठीक है, बी और डी ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए बी और डी ऑप्शन को तो हम काट देते हैं यहाँ पर। अब देखो इतना हमें पता लग गया है कि आंसर या तो ए होगा या फिर आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो और कोई ऑप्शन से मिल रहा है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, जीनस मस्का, फैमिली मस्कीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास आपको याद है क्लास क्या थी? इंसेक्टा। यहीं पे डिफ्रेंशिएट हो गया, आंसर हमारा आ चुका है इंसेक्टा और अरेक्निडा। तो आप जान चुके हैं कि आंसर कौन सा होने वाला है, क्योंकि बी इंसेक्टा है तो आंसर क्या होगा? ए। फिर भी देख लो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, फैमिली कौन सी थी इसकी? एनाकार्डेशिया। तो आंसर यही मिल रहा है अभी तक। आगे देख लो, वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम, पोएशिया, पोएल्स, और एंड में क्लास क्या है? क्लास आपको पता है इसकी क्या थी? मोनोकोटिलेडॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100% करेक्ट है। हमने सारे ऑप्शंस इसके चेक कर लिए हैं, बिल्कुल सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 44 का ए आंसर जो है एकदम करेक्ट है। अब देखो
अगर आपको 2 भी आते थे तो भी आपका आंसर यहाँ पर निकल गया, बट मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आपको करने सारे हैं, क्योंकि पता नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर कौन सा वाला पूछ लिया जाए और कौन सा वाला छुपा लिया जाए। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा वो ऑर्डर बार बार रिवाइज़ करना है ताकि आपको उस ऑर्डर के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। देखिए क्वेश्चन है, स्पीशीज इज अ ब्रीडिंग यूनिट। स्पीशीज एक ब्रीडिंग यूनिट है, स्पीशीज एक ब्रीडिंग यूनिट है, बात तो ठीक है। रीज़न, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है ऑफ अ जीनस कैन इंटरब्रीड, ये इंटरब्रीड कर सकती हैं, पर दे जनरली गिव राइज टू स्टेराइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन ये किस तरह के ऑफस्प्रिंग को राइज करती हैं? ये राइज करती हैं किसको? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग को। देखो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या बनाती है? जीनस बनाती हैं, बिल्कुल सही है। ये भी इंटरब्रीड कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरब्रीडिंग इनमें नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना जीनस और स्पीशीज में यही अंतर था। स्पीशीज में जो इंटरब्रीडिंग होगी उससे कौन सा ऑफस्प्रिंग बनता था? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनता था। लेकिन अगर आप लोगों को किसके अंदर इंटरब्रीडिंग देखने को मिल रही है? जीनस के अंदर, तो ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही हो। ऐसा हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग कैसा हो? इनफर्टाइल हो, या फिर आप बोल सकते हो उसको क्या? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग हो। तो इसीलिए हमारा आंसर देखो, स्पीशीज और ब्रीडिंग यूनिट सही है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ जीनस कैन इंटरब्रीड बट दे जनरली गिव राइज टू स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, ये भी ठीक है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं म्यूल। म्यूल का एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है, याद है आपको? म्यूल क्या था? रिप्रोडक्टिव नहीं था, है ना, रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकता था। ये जो म्यूल है, खच्चर जिसे हम बोलते हैं, ये स्टेराइल ऑफस्प्रिंग है। किससे किससे है ये? मेल डोंकी से और फीमेल हॉर्स से। ठीक है, नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इन्हें किसने बनाया है? इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए इंटरब्रीडिंग करवा के बनाया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट है? देखो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको? असर्शन को। तो 47 का आंसर जो करेक्ट आपको मिलेगा वो कौन सा होगा? बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सी है? देखो हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आप लोगों को याद होगा कि वो कौन सी हुआ करती थी? किंगडम, है ना। हम लोगों ने जितनी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, है ना, उस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने पढ़ी थी, उसके अंदर सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? किंगडम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा इसका। तो 50 का आंसर कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 55 क्वेश्चन नंबर, स्पीशीज इज़ अ ब्रीडिंग यूनिट। स्पीशीज जो है क्या है? एक ब्रीडिंग यूनिट है। अगेन बात बिल्कुल ठीक है। अ स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्पीशीज जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है किससे? फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज से बोल रहा है ये। तो बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है किससे? दूसरी स्पीशीज से। तो पहली बात भी ठीक है और दूसरी बात भी ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, स्पीशीज एक ब्रीडिंग यूनिट है, हाँ, क्योंकि ये ब्रीड कर सकते हैं आपस में, क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना। और ये दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं ना, तो ये इसीलिए ब्रीडिंग यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ये जो रीज़न है ये भी करेक्ट है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये जो रीज़न हमने दिया है ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको? हमारी असर्शन को। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है? जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है दैट इज बोथ स्टेटमेंट एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक मिनट रुकना, शायद ये बार आपके बीच में आ रहा है क्या, या प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है? चलिए मैं बार को साइड ही कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की आपको बहुत अच्छे से याद है ना। यहाँ पर कहीं भी किंगडम नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम किंगडम से स्टार्ट नहीं करते। अब देखो
स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद क्या आएगा? जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद क्या आना चाहिए? ऑर्डर, ये भी ठीक है। ऑर्डर के बाद क्या आना चाहिए? क्लास, लेकिन इसने क्या लिख दिया है? फाइलम। तो यहाँ पर जाकर ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, सेकेंड ऑप्शन में स्पीशीज़ के बाद फैमिली ला दिया, फैमिली के बाद जीनस ला रहा है, ये तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। थर्ड देखो, ऑर्डर के बाद स्पीशीज़, ये तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर देखो, स्पीशीज़ के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 56 का डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम इसी को यहाँ पर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 को। कहता है कि आइडेंटिफाई द लेवल्स इन हिरार्की फ्रॉम द फॉलोइंग इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। देखो यहाँ पर आप लोगों को फिर से वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या कर दिया है, यहाँ पर नंबर डाल कर पूछ लिया है। तो आप जानते हो कि सबसे नीचे कौन आने वाला है? सबसे नीचे आने वाला है यहाँ पर हमारे पास स्पीशीज़, है ना। तो स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद कौन आने वाला है? स्पीशीज़ के आने वाला है जीनस, जीनस आएगा क्या? जीनस, बिल्कुल। तो यानी कि 6 के बाद कौन आने वाला है? 5, और एक ही ऑप्शन में आ रहा है 6 के बाद 5। देखो 6 के बाद 5, 5 के बाद कौन आने वाला है? 1, 1 के बाद कौन आने वाला है? 4, और 4 के बाद कौन आने वाला है? 4 के बाद आने वाला है हमारा 2, है ना। और 2 के बाद कौन आने वाला है हमारा? 3। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पीशीज़ के बाद कौन आएगा? स्पीशीज़ के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद आएगी फैमिली, फैमिली के बाद कौन आएगा? ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद क्या आएगा? क्लास, और क्लास के बाद क्या आएगा? फाइलम। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 57 का थर्ड ऑप्शन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द हिरार्किकल अरेंजमेंट एंड शोज। देखो लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है हिरार्किकल अरेंजमेंट में, बात ठीक है। एंड शोज सम डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स फ्रॉम वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन सेवरल फिनोटाइपिक करेक्टर्स। देखो फिनोटाइपिक करेक्टर्स के बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे कि फिनोटाइपिक करेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये देखो कि डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स दिखाता है किससे? फ्रॉम वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से, ये बात तो ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स होते हैं। हाउएवर एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी स्पीशीज से हम जीनस की तरफ, जीनस से फैमिली, फैमिली से क्लास, है ना, और फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, या फिर क्लास से जब हम फाइलम की तरफ जाने लगते हैं और फाइलम से जब हम किंगडम की तरफ जाने लगते हैं तो हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है क्या? कि जो कॉमन करेक्टर थे वो कम होते जाते हैं ना। तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ऑल प्लांट्स कम अंडर द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम प्लांटे विच हैज़ टू मेजर क्लासेस डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये बात की थी कि इनमें दो मेजर क्लास होती है, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने देखी थी क्लासेस जो प्लांट के अंदर आती है, कौन कौन सी आती है? डाइकोटिलेडॉन, ठीक है। ऐसे अलग से मैंने आपको नहीं बताया था कि सिर्फ ये दो ही होती हैं, लेकिन आपने दो ही देखी हैं, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। जितने भी एग्जाम्पल्स आए थे उनके अंदर ये कुल मिला के दो ही क्लासेस आपको देखने को मिली थी, और कुल मिला के ये दो ही क्लासेस होती भी हैं, डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या करेक्ट होगा? देखो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर मुझे सोच कर बताना क्या रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? मुझे सोच कर एक बार ये बताओ। सोचा? देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीज़न यहाँ पर असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये तो गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये भी गलत है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले आंसर की तरफ।
देखिए ये भी फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज, बार बार क्वेश्चन को तरीका पूछने का तरीका बदल सकता है, चीज़ें आगे पीछे करके दे सकता है आपको, बस इतना ही फ़र्क होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे, स्पीशीज़ के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, बहुत बार ये चीज़ आप कर चुके हैं तो आपको अच्छे से पता है इसका आंसर। चल यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आपसे क्या पूछा गया है, ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है इस ऑप्शन में। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो हमने इनमें से ऑर्डर कौन सा वाला पढ़ा हुआ है, कार्निवोरा। कार्निवोरा एक ऑर्डर था, तो ऑप्शन नंबर आप जानते हैं कौन सा करेक्ट होने वाला है, 61 का ए आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 61 का कौन सा आंसर करेक्ट है, ए। ठीक है, मस्कीडे क्या थी, फैमिली थी, इंसेक्टा क्या थी, क्लास थी, और पेंथेरा क्या था, जीनस था। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर देखिए, विच वन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगेन आप जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होने वाली है, स्पीशीज होने वाली है। 65, तो ये इसी तरीके के आसान आसान से क्वेश्चन है, बस आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए, रिवाइज करते रहिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या आपको याद है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और डाइवर्सिटी की स्टडी हम किस में कर रहे थे, एक ब्रांच थी, क्या बोलते थे हम, सिस्टमैटिक्स, याद है यहाँ पे सिस्टमैटिक्स। तो देखो कौन से ऑप्शन में सिस्टमैटिक्स लिखा हुआ है, उसी आंसर को लगा दो, ऑप्शन नंबर डी सिस्टमैटिक्स लिखा हुआ है, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। देखिए 66 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, टर्म फाइलम किसने दिया था। देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। फाइलम जो टर्म है वो किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकेल ने। बहुत रेयर है कि आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाए, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता भी है तो आपको अगर याद होगा तो आप लगाइएगा, अगर याद नहीं होगा तो आप सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, 67 क्वेश्चन नंबर को देखिए, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है किसकी, एनिमल्स की, इन्हें हम क्या बोलते हैं। अब ध्यान देना, आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी तो ऐसा कुछ हमने कैटेगरी नहीं पढ़ी थी, जीनस, जीनस एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी, स्पीशीज़ हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी, और सब स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ के भी अंदर क्या होती है, सब स्पीशीज़ होती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर आप चीज़ फंस गए कि सर स्पीशीज़ को आंसर लगाएं या फिर सब स्पीशीज़ को आंसर लगाएं, क्योंकि इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन अगर हमसे पूछता, सीधे सीधे स्पीशीज़ दे रखी होती, तब तो हम सीधे सीधे किसको आंसर लगाने वाले थे, स्पीशीज़ को ही आंसर लगाने वाले थे। अब क्योंकि हमें सब स्पीशीज़ भी दे दी गई है तो इस वाले केस के अंदर हम आंसर किसको लगाएं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ के बारे में आप जानते हो कि स्पीशीज़ ही क्या है, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि इनके अंदर क्या हो सकती है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, अब सब स्पीशीज़ क्या है वो भी सुन लो। सब स्पीशीज़ क्या होता है, कई बार एक स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हो जाती है और उसके अंदर क्या देखने को मिल जाती है हमें, और भी कुछ अंदर ही अंदर स्पीशीज़ देखने। ठीक है, तो स्पीशीज़ तो आप लोग जानते हैं कि इंटरब्रीड कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन सब स्पीशीज़ कई बार जब रिप्रोडक्शन करती हैं, इंटरब्रीडिंग करती हैं, तो ये मेल स्टेराइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऐसे मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का आंसर जो होगा वो सब स्पीशीज़ नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्पीशीज़ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अच्छा अगर मान लो आपको ऑप्शंस में स्पीशीज़ गिवन ही नहीं है, ठीक है, आपको सब स्पीशीज़ गिवन है और जीनस, फैमिली और किंगडम गिवन है, तो आप उस वाले केस में सब स्पीशीज़ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर कभी भी स्पीशीज़ गिवन है तो हमेशा आपको किस पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। अब ऐसा मत कहना कि सर ने ऑप्शन नंबर बी बता दिया तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है, भाई जहाँ पर स्पीशीज़ दिख जाए वहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तुम लोग महान हो इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। A group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species constitute। देखो क्या बोल रहा है, रिलेटेड जेनेरा है यहाँ पर,
अब रिलेटेड जेनरा किसके अंदर आते थे, क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट फैमिली। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, ये आपको मैंने सीधे सीधे बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में सीधे सीधे की एक लाइन लिखी हुई है इसकी, 1.7 टू 1.8 मिलियन। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है वो कि 17 टू 18 लाख लिख के दे दे। आप जानते हैं कि 1 मिलियन में क्या होता है, 10 लाख होते हैं। तो एक ही बात है, चाहे वो 1.7 टू 1.8 मिलियन लिखे या 17 से 18 लाख लिखे, दोनों एक ही बात है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 73 पर। देखिए, टैक्सा डिफर्स फ्रॉम टैक्सॉन ड्यू टू दिस बीइंग, टैक्सा टैक्सॉन से क्यों अलग है। क्या आपको याद है कि टैक्सा जो है वो प्लूरल टर्म थी और टैक्सॉन जो है वो एक सिंगुलर टर्म थी। तो क्या कह रहा है, हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, नहीं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर लोअर की बात नहीं है, लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं, प्लूरल ऑफ टैक्सॉन, बिल्कुल, ये टैक्सॉन का क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, होपफुली आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम देखते हैं इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस को, अभी तो है हमारे पास टाइम। चलिए, क्लास इज द कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी विच इंक्लूड्स रिलेटेड, क्लास जो है एक टैक्सोनॉमी की कैटेगरी है जिसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्लास, क्लास के नीचे जो होगा ना उसी को क्लास इंक्लूड करेगी ना, और क्लास के नीचे क्या होगा, ऑर्डर्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए, 78 कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज प्रपोज्ड बाय, ये भी एक आप लोगों को फैक्चुअल क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो कंसेप्ट है किसने दिया था, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज़, घबराना मत कि सर ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ क्या आ गई, हमने तो स्पीशीज़ ही पढ़ा था, ठीक है। तो टेंशन मत लो, दोनों यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज़ मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, तो आपके लेवल पे जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है बिल्कुल सेम है, आपको टेंशन लेने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर, एक दूसरे से मोस्ट सिमिलर जो होंगे। देखो ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी किसके अंदर देखने को मिलेगी, जो सबसे नीचे आएगा। तो सबसे नीचे कौन आएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, स्पीशीज़। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, जो वर्ड स्पीशीज़ है किसने कॉइन किया था। अब देखिए, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप इसे लगाइए, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप इसे क्वेश्चन को सीधे सीधे छोड़कर चले जाइए। जो वर्ड स्पीशीज़ है वो किसने कॉइन किया था, जॉन रे ने कॉइन किया था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भले ही करवा रहा हूँ, कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कराने को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा थ्योरी भी लिखवाई जा सकती है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है जब वो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाने वाला। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो नीट एग्ज़ाम के हैं ही नहीं, ठीक है, वो किसी अदर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस रहे हैं। एक क्वेश्चन फैक्चुअल हमने किया था जो कि AIPMT 1992 में पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले ही हमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस बाई चांस ऐसा हो सकता है कि फैक्चुअल आ जाएं जो कि आपको NCERT में लिखे हुए ना भी मिले हों, पर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपकी NCERT से बाहर नहीं जाएंगे। वैसे भी बायोलॉजी में पहले कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ जाया करते थे, लेकिन 2018 के बाद से बॉटनी तो एग्जैक्टली 100% NCERT आने लगी है। और अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी के अंदर भी मैक्सिमम जो है 90-95% सेफली आप बोल सकते हो कि वो NCERT से ही रहता है। 2-4% या फिर आप बोल सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कि जूलॉजी के अंदर बाहर चले जाएँ NCERT से, बाकी सारा का सारा जो पोर्शन है वो किसके अंदर से आता है, NCERT से आता है। तो आप NCERT को बिल्कुल एकदम बाइबल मान के पढ़िए, बहुत ही शानदार बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करें या फिर आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ हम चलते हैं। टेक्सोनॉमिक हिरार्की रेफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हिरार्की किसकी बात करता है? देखो टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या है? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल ठीक बात है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है। हिरार्कियल अरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, किसका? ऑल कैटेगरीज का, किससे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो 100% ठीक है। सेकंड देखो, अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट। सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट का ग्रुप थोड़ी है भाई ये तो गलत बात है। अ लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का ग्रुप भी नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, ये भी नहीं है, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्टडीड अंडर। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन किसके अंदर पढ़ते थे हम, याद है आपको? प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन के क्या क्या रूल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ा करते थे? ये सारी चीज़ें हम पढ़ते थे टेक्सोनॉमी के अंदर, है ना। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते थे? चीज़ों को पहचानते थे, है ना, करेक्टराइजेशन करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे। करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते थे? टेक्सोनॉमी के अंदर करते थे। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल रैंक्स कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। देखो लीस्ट सिमिलर अब पूछ रहा है तो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी पे पहुंचो और उसको टिक कर दो। क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीशीज। देखो स्पीशीज तो सबसे नीचे आएगा, स्पीशीज के बाद जीनस, फैमिली, क्लास। क्लास सबसे ऊपर है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। भाई टेक्सोनॉमी कौन सी ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है? टेक्सोनॉमी देखो आइडेंटिफिकेशन करते हैं बिल्कुल, नोमेनक्लेचर करते हैं बिल्कुल, क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ऑल ऑफ दिस सभी करते हैं हम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। देखो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल हैं, लिव इन सेम नीचे, लिव इन सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग। आप जानते हो सेम स्पीशीज है तो क्या करेंगी? इंटरब्रीडिंग करेंगी। अच्छा इंटरब्रीडिंग करेंगी, लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। भाई ज़रूरी नहीं है कि सेम हैबिटेट में रहती हूँ, ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हैबिटेट में रहती हूँ, लेकिन इंटरब्रीडिंग तो ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नीचे वर्ड का मतलब समझ लो, नीचे ये क्या है? डिफाइंड एज फंक्शनल और मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, ठीक है। ये क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी है किसकी? किसी भी ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल की, ठीक है। इसका एक और मतलब, ठीक है, नीचे एक्चुअली एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक स्मॉल हैबिटेट टाइप है, सबसेट ऑफ हैबिटेट, जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव करती है और बाकी कोई स्पीशीज़ जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं करती, ठीक है। तो ये जो है क्या है? पर्टिकुलर नीचे है उसका। अब देखो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक सेम नीचे में ही रहते हो, सेम नाइके में ही रहते हो, पर इंटरब्रीडिंग जो है वो 100% ट्रू होगी ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 100% करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, द टैक्सॉन विच इंक्लूड्स रिलेटेड स्पीशीज इज। रिलेटेड स्पीशीज किसके अंदर आती है भाई? जीनस। 1000 बार किया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 105 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, ये तो कर सकते हैं, तो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस, देखो वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे अब मान लो कि ह्यूमन है, वो भी एक स्पीशीज़ ही है, वेरिएशन तो होती हैं। क्या सबकी शक्लें एक जैसी है? क्या सबकी बॉडी एक जैसी है? नहीं। ईच थर्ड है, ईच स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज। दूसरी स्पीशीज से तो आइसोलेटेड है ही रिप्रोडक्टिवली, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखो, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। जीन का फ्लो होता है ना भाई पेरेंट्स से, ठीक है, मदर से, फादर से, तो क्या कह रहे हैं? जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, ये तो गलत बात है, ठीक है। यानी कि यही वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा है, तो यही ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर होगा। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ अ
स्पीशीज, जीन फ्लो जो है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ के अंदर नहीं होता। चलिए, होपफुली आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर। ह्यूमंस जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? ह्यूमंस बिलोंग टू दी फैमिली। कौन सी फैमिली थी ह्यूमंस की? आपको याद है होमोसेपियंस फैमिली कौन सी थी इनकी? होमिनिडे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हमारे पास लगभग अभी है क्वेश्चंस अभी तो। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही